Hello friends, I hope you are doing good. So, today we are going to walk through the Android hacking. This is a try hack me room, Android hacking 101. So basically we will do the mobile pen testing, mobile application penetration testing. So let's start with first join the room. I will provide the link in the description of this room. You can search either, you will get. So this is my first penetration testing room on the Android applications. So I don't know what is happening in the. So I know the Java and Smalley. I understand few things, but not fully what is Smalley. Basically, it is a language. So we just start the introduction. What is the introduction? It is a common to find mobile applications when we are conducting a security audit. तो बेसिकली सिक्योरिटी ऑडिट्स में, बग बाउंटी प्रोग्राम्स में तो मोबाइल एप्लीकेशंस तो बेसिकली मिल ही जाते हैं. तो किसी पर्सन ने ये रूम बनाया तो उन्होंने ये लिखा है क्या कि मैं किस टाइप का ऑडिट कर सकता हूँ या कर रहा हूँ. तो उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज़ नेटिव और हाइब्रिड एप्लीकेशंस. तो नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती है, हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होते हैं. सो द नेटिव एप्लीकेशंस they are those developed applications only and exclusively for the mobile operating systems. जो सिर्फ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशंस डेवलप होता है वो नेटिव होता है. आइदर दिस कैन बी फॉर द एंड्रॉयड और iOS. फॉर द iOS बेसिकली वर्किंग ऑन अ यूनिक्स बेस्ड सिस्टम. सो एंड्रॉयड में जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो जावा का यूज़ करते हैं, कोटलिन का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है. जबकि iOS में जब भी हम एप्लीकेशन बना देते हैं तो वहाँ पे स्विफ्ट का यूज़ करते हैं या फिर सी का ऑब्जेक्टिव्स, एक C++ हो गया. तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो थोड़ी क्रिटिकल होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है. और हाइब्रिड एप्लीकेशंस, हाइब्रिड में जैसे ब्राउज़र पे जो हमारा पेज चल रहा है, लाइक यहाँ पे बता रखा है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, दिस टाइप इन लैंग्वेज से मिलकर जो भी बनती है एप्लीकेशंस वो हाइब्रिड होती है, जो लिंक के थ्रू शेयर की जा सकती है. यहाँ पे बता रखा है अपाचे, कॉलवॉक, ऑनगेट, आइकॉनिक अमंग अदर्स. तो ये फ्रेमवर्क बता रखा है यहाँ पे ना. what they are saying is कि what is Android Smalley कोड. ये Smalley कोड मुझे भी नहीं पता what is Smalley कोड, बस देखा हुआ है जब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था मैं. So when I create an application code, the APK file contain .dex file like smalley.dex, file.dex, कुछ ऐसी फाइल्स क्रिएट होती है जो बाइनरी डेल्विक बाइट कोड कंटेंट करती है. लेकिन इनमें बाइनरी कोड्स होते हैं. तो स्मॉली इज़ एन असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज होती है स्मॉली. और भी बहुत सारे असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं. और नॉर्मल असेंबली लैंग्वेज मैंने भी सीखी हुई है, काफ़ी काम आती है जब मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा था. जो डेल्विक VM, ये वर्चुअल मशीन होती है डेल्विक, इसको रन करती है ये स्मॉली. सो विच इज़ एंड्रॉयड JVM मीन्स फुली जो एंड्रॉयड VM क्या होता है, वर्चुअल मशीन होती है. यहाँ पे JVM जो जावा की मशीन होती है, ये जावा को रन करती है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जावा टू स्मॉली. तो थोड़ी अंदर की चीज़ है ये समझना ज़रूरी होता है कि भाई स्मॉली क्या होता है. बेसिकली असेंबली लैंग्वेज होती है. और एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गए, किसी भी एप्लीकेशन में जावा का यूज़ होता है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा. बाकी और भी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, हम जानते हैं, पाइथन हो गई, C++ हो गई. तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ जावा का. तो जावा को स्मॉली में कन्वर्ट किया जा रहा है. स्मॉली जो है
वो सिस्टम रन करता है, रीड करता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करता है। तो सिंपल कोड जावा में ह्यूमन रीडेबल होगा, और स्मॉली में असेंबली होगी, जो असेंबली फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी कंप्यूटर, पर कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे एंड्रॉयड की बात हो रही है, तो एंड्रॉयड रीड करेगा उसे। तो यहाँ पे एक वर्चुअल मेथड दे रखा है इन्होंने, लाइक दिस टाइप का कुछ है, तो उसका फुल स्मॉली कोड क्या होगा, स्मॉली बाइट कोड, तो वो यहाँ पे पता रखा है कि पोस्ट लाइक दिस ये जावा का कोड है और ये स्मॉली का कोड है, स्मॉली बाइट कोड। ये फुली नहीं है, ये भी मेथड बता रखा है अंडरस्टैंड लैंग्वेज के लिए। और यहाँ पे स्मॉली सिंटेक्स टाइप कुछ बता रखा है कि मेथड प्राइवेट डू समथिंग, वी यानी कि वॉइड, जेड यानी बूलियन, कैपिटल बी बाइट्स, कैपिटल एस शॉर्ट, कैपिटल सी कैरेक्टर, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, डबल एंड एरे। सो ये जो सिंटेक्सेस है ये टाइप के ध्यान रखने की बात है कि असेंबली लैंग्वेज अब पढ़ते टाइम में हमें काम आएंगे। लाइक यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे मेथड प्राइवेट डू समथिंग, वी, तो वी का मतलब है वॉइड, समझ गए। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और जिसको सिर्फ फ्लैक्स देखने हो तो वो स्किप कर सकता है, और जिसको सीखना हो कुछ, क्या पता मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो तुम्हें पता ना हो, वैसा होगा तो नहीं, हो भी सकता है। मैं भी सीख ही रहा हूँ, साथ साथ मैं सोचा हूँ कि वीडियो भी बनाता चलाऊँ तो आप लोग भी सीखो कुछ। तो है स्मॉली रजिस्टर्स बाय जीसस फ्रैक, ये जो भी है जीसस फ्रैक, ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे नहीं जानता, पहली बार नाम देखा हूँ। रजिस्टर्स की बात हो रही है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल मेमोरी कंटेनर्स की तरह मान सकते हैं, स्मॉल मेमोरी के स्मॉल पार्ट्स मान सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लाइक बिट हो गए, बाइट्स हो गए, या फिर लेटर्स है, तो उनको स्टोर करते हैं रजिस्टर्स। वो टेम्परेरी भी हो सकता है, ये कि परमानेंटली नहीं होता है, परमानेंट के लिए मेमोरी होती है। इंट्रोडक्शन के अंदर रखा है कि डाल्विक बाइट कोड रजिस्टर्स आर ऑलवेज 32 बिट्स, यानी कि जो बाइट कोड है डाल्विक का, लाइक स्मॉली, उसमें जो रजिस्टर होता है वो हमेशा 32 बिट्स का ही होता है, और वो एनी टाइप ऑफ वैल्यू को होल्ड कर सकता है। एंड 2 रजिस्टर्स आर यूज टू होल्ड 64 बिट एज वी नो, 32 बिट्स, तो 2 तो फिर 64 होगा, सॉरी। लॉन्ग एंड डबल, लॉन्ग भी हैंडल कर सकता है एक डबल भी, या फिर दोनों मिला के लॉन्ग और डबल हैंडल कर सकता है। नाउ स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ रजिस्टर इन मेथड, किसी मेथड में जो रजिस्टर होते हैं उनको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कितने रजिस्टर्स मतलब एक मेथड को स्पेसिफाई करना चाहिए, लाइक सो देयर आर 2 वे टू स्पेसिफाई हाउ मेनी रजिस्टर्स आर अवेलेबल इन द मेथड। यहाँ पे 2 तरीके हैं कि किसी एक मेथड में, लाइक ये हम मेथड कह सकते हैं ऐसा, तो किसी एक मेथड में बेसिकली 2 टाइप के रजिस्टर्स हो सकता है, फिर होते हैं साइड। देयर आर 2 वेज टू स्पेसिफाई हाउ मेनी रजिस्टर्स आर अवेलेबल इन द मेथड। अच्छा, एक मेथड के अंदर कितने रजिस्टर्स है ये चेक करने के लिए 2 मेथड स्पेसिफाई किए गए हैं। सो रजिस्टर डायरेक्टिव स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर इन द मेथड। रजिस्टर डायरेक्टिव ये एक मेथड है, वाइल द अल्टरनेट डॉट लोकल्स ये सेकंड मेथड है। ये जो नॉन पैरामीटर रजिस्टर्स होंगे उसको रजिस्टर करेगा, और ये टोटल नंबर, आई थिंक टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स स्पेसिफाई करेगा डॉट रजिस्टर्स, और डॉट लोकल्स का है वो जो नॉन पैरामीटर है रजिस्टर्स, वो मेथड्स में शो करेगा। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स वुड देयरफॉर इंक्लूड द रजिस्टर्स नीडेड टू होल्ड द मेथड पैरामीटर्स। अब मेथड पैरामीटर्स की बात आई
मुझे नहीं पता तो, लेकिन अब यहाँ पे बता रखा है कि मेथड पैरामीटर्स किसी मेथड में कैसे पास होते हैं, एक मेथड के अंदर उसके पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं। हमें बता रखा है कि व्हेन अ मेथड इज़ इन्वोक्ड, जैसे ही मेथड को इन्वोक यानी कि उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो पैरामीटर्स टू द मेथड आर प्लेस्ड इनटू द लास्ट एन रजिस्टर्स, यानी कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो रजिस्टर्स में प्लेस्ड कर दिए जाते हैं। जितने भी रजिस्टर लाइक एन रजिस्टर यहाँ पे एग्जांपल के लिए रखा है। अगर मेथड के पास में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं और 5 रजिस्टर्स है V0 to V4, तो आर्ग्यूमेंट्स वुड बी प्लेस्ड इनटू द लास्ट 2 रजिस्टर्स V3 एंड V4। सो ये रहता है इनका कि भाई एक मेथड है उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, लाइक यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं और रजिस्टर इनके पास 5 है। जो 2 आर्ग्यूमेंट है जब भी रजिस्टर्स में स्टोर होंगे तो लास्ट वाले रजिस्टर्स यूज़ होंगे, ना कि फर्स्ट वाले। तो यहाँ पे ये बता रखा है जो फर्स्ट वाले है, लाइक द फर्स्ट पैरामीटर इज़ अ नॉन स्टैटिक मेथड इज़ ऑलवेज द ऑब्जेक्ट दैट द मेथड इज़ बीइंग इन्वोक्ड ऑन। एग्जांपल के लिए लेट्स से वी आर राइटिंग अ नॉन स्टैटिक मेथड, दिस इज़ अ नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये मेथड 2 इंटीजर पैरामीटर को कंटेन कर रहा है, बट इट ऑल्सो हैज़ अ इम्प्लिसिट एल माई ऑब्जेक्ट पैरामीटर बिफोर बोथ इंटीजर पैरामीटर, ये इंटीजर पैरामीटर्स हैं। सो देयर आर टोटल ऑफ 3 आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। तो ये जो मेथड है इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। 2 तो इंटीजर पैरामीटर्स है, कॉल मी, ये वॉइड है, हमने ऊपर देखा था पहले, लाइक यहाँ पे ये आई का मतलब इंट है, तो ये आई है यानी कि 2 इंटीजर है, तो 2 इंटीजर पैरामीटर्स हो गए। और इम्प्लिसिट जो भी ये वाला पैरामीटर है तो टोटल मिला के 3 आर्गूमेंट हो जाता है एक मेथड के अंदर इसमें। सो लेट्स से वी आर स्पेसिफाई दैट देयर आर 5 रजिस्टर इन द मेथड, लाइक हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि 5 रजिस्टर्स एक मेथड में V0 to V4। सो विद आइदर डॉट रजिस्टर्स, डॉट रजिस्टर्स जितने भी रजिस्टर्स मेथड के अंदर इन्वॉल्व है वो सारे शो कर देता है, ठीक है। और लोकल से जो भी नॉन स्टैटिक है वो शो कर देता है लोकल, जो नॉन पैरामीटर्स है। लाइक यहाँ पे बता रखा है एग्जांपल के लिए 2 लोकल रजिस्टर प्लस 3 पैरामीटर रजिस्टर्स, लोकल जो नॉन पैरामीटर्स हैं, और 3 तो पैरामीटर रजिस्टर्स है ही। सो व्हेन द मेथड इज इन्वोक्ड, जैसे मेथड इन्वोक हुआ, the object that the method is being invoked, this reference, जिसका मतलब ये it is like a pointer जो मेथड की तरफ पॉइंट कर दे रहा है, will be in V2। so the first integer parameter will be in V3। V2 V3 क्या है, रजिस्टर्स है। लाइक हमारे पास में 2 इंटीजर है, 2 आर्ग्यूमेंट है, हम 2 आर्ग्यूमेंट जब, क्योंकि रजिस्टर में तो आर्ग्यूमेंट स्टोर होंगे, पैरामीटर में वही जा रहा है ना, लाइक इंटीजर है दोनों, तो दोनों इंटीजर को रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। तो जो दिस पॉइंटर है, दिस का रेफरेंस लिया इन्होंने, दिस का मतलब होता है पॉइंटर, किसी पर्टिकुलर पॉइंटर पर्टिकुलर रजिस्टर की तरफ पॉइंट करता है। तो यहाँ पे V3 और V4 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट V3 में आएगा एंड जो लास्ट वाला है वो आ जाएगा V4 में, अगर 2 है तो, अगर 3 है तो V2 V3 V4 आ जाएगा। अब स्टैटिक मेथड्स की बात करें तो वो भी सेम थिंग है, कि यहाँ पे दिस आर्ग्यूमेंट इम्प्लिसिट है। अब रजिस्टर्स के नेम, टेबल खाली दिखा रहा है यहाँ पे, कैसे, दरअसल खाली नहीं है, कुछ है टेबल में।
सो रजिस्टर्स के नेम की बात करें तो देयर आर 2 नेमिंग स्कीम्स। रजिस्टर्स के लिए 2 नेमिंग स्कीम्स है। तो पहली है नॉर्मल वी नेमिंग, दूसरी है पी नेमिंग। अब वी और पी में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे अभी। ये 2 पैरामीटर रजिस्टर्स होते हैं और पैरामीटर रजिस्टर्स होता है। तो फर्स्ट रजिस्टर इज़ द पी नेमिंग स्कीम, इज़ द फर्स्ट पैरामीटर रजिस्टर इन द मेथड। मेथड में जो फर्स्ट पैरामीटर रजिस्टर होता है उसके लिए पी नेमिंग स्कीम होती है। पी नेमिंग से जो सबसे पहला पैरामीटर रजिस्टर होता है मेथड में उसके लिए होता है। सो लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ ए मेथड with 3 argument, this one, and 5 total registers. The following table shows that normal v name for the each registers followed by p name for the parameter registers. So ऐसे करके शो कर लेना। बाय द वे दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे लोकल रजिस्टर और पैरामीटर रजिस्टर 2 टाइप के दिखा रखे हैं यहाँ पे खाली है पूरा। सो फर्स्ट V0 रजिस्टर जो फर्स्ट लोकल रजिस्टर है, V1 सेकंड लोकल, V2 V3 एंड V4 जहाँ पर 3 पैरामीटर्स स्टोर हो गए P0 P1 P2। तो जो खाली पड़े हैं वो लोकल में आ गए, मीन्स वो खाली है वो लोकल ही है। अब इनके अंदर जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर रजिस्टर्स हो गए। अगर पैरामीटर 2 होते तो यहाँ पर आ जाते 2 पैरामीटर V4 और V3 में और V2 लोकल बन जाता। सो वी कैन रेफरेंस पैरामीटर रजिस्टर बाय आइदर नेम, इट मेक्स नो डिफरेंस। पैरामीटर रजिस्टर का काम इस टाइप से भी शो कर सकता है। तो यहाँ पे और क्या दे रखा है, मोटिवेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पैरामीटर रजिस्टर्स। अब पैरामीटर रजिस्टर्स का इंट्रोड्यूस करने का मोटिवेशन क्या था स्मॉली कोड में, वो यहाँ पे बता रखा है कि द पी नेमिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ प्रैक्टिकल मैटर टू सॉल्व ए कॉमन एनीवन अनोइंस व्हेन एडिटिंग स्मॉली कोड। अच्छा, स्मॉल कोड एडिटिंग के टाइम पे जो अनोइंस कॉमन अनोइंस होती थी उनको सोल्व करने के लिए पी नेमिंग स्कीम का यूज़ किया गया। पी नेमिंग यानी ये वाली। पी नेमिंग और दूसरी क्या थी वी नेमिंग। मतलब जाहिर सी बात है, एक को नाम दे दिया पी, एक को दे दिया वी। लाइक अगर पी नहीं होती तो वी से काम चलाना पड़ता है, वी से कन्फ्यूज़न हो जाती, इसलिए पी का बीच में कॉन्सेप्ट लाया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जहाँ भी पी आया है वो पैरामीटर हो जाएगा और जहाँ पी नहीं आया है वो लोकल हो जाएगा। नहीं तो अगर पी नहीं होता ये वाली चीज़ तो पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि लोकल कौन सा है पैरामीटराइज कौन सा है। सब कुछ तो याद नहीं रख सकते ना, बहुत सारे रजिस्टर्स हो जाते हैं। सो तो ये एक बड़ी वजह थी अनोइंस की। यहाँ पे कुछ और भी रामायण लिखी हुई है, छोड़ो उसको। ये नोट देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बैकस्मॉली विल यूज़ द पी नेमिंग स्कीम फॉर पैरामीटर रजिस्टर्स। इफ़ वी वांट टू डिसेबल दिस फॉर सम रीज़न एंड फोर्स बैकस्मॉली टू ऑलवेज यूज़ द वी नेमिंग स्कीम, वी कैन यूज़ द -p -no पैरामीटर -registers ऑप्शन। अच्छा, ये ऑप्शन है कि जो पी नेमिंग स्कीम है उसको रिमूव करने का कुछ रीज़न की वजह से। अब लॉन्ग और डबल वैल्यूज़ क्या होती है वो सबको पता है, लॉन्ग और डबल वैल्यूज़ क्या होती है, बट स्मॉली डिफरेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट दिया गया है इसका। सो एज मेंशन्ड प्रीवियसली, लॉन्ग एंड डबल प्रिमिटिव j and d, yeah, the mentioned about j and d, long and double. These both are 64-bit values and require 2 registers. Yeah, as we know,
So this important to keep in mind when we are referencing method arguments. As we know, for example, let's say we have a non-static method like this. The parameters to the method are LMyObject. इनके LMyObject के पैरामीटर्स ही है ये int, long and double. So here is z. Z is stand for the bool, यानी boolean, yeah, boolean one. So this is it. So this method was required 5 registers for all its parameters. Like we have parameters 1 2 3. So basically 5 registers required बोल रहा है. 5 ही क्यों होंगे, 3 ही क्यों नहीं हो सकता है? So सही बोले, बिकॉज Z एंड D जो लॉन्ग एंड डबल है वो दोनों साथ में हैं रेस्पेक्टिवली. तो इनको 64 बिट वैल्यू की नीड पड़ती है और 2 रजिस्टर्स रिक्वायर्ड ये होते हैं. तो इनमें से भले Z आ जाए या D आ जाए, 2 रजिस्टर तो मिलने ही मिलने हैं. सो दैट्स वाई हियर इज यूजिंग 5 रजिस्टर्स. फर्स्ट फॉर इंटीजर I, सेकेंड for J long, and third is also used for J long or double maybe, and fourth one used for Z as a boolean value, and first register is used for the pointer and another 4 is for the parameters. This is why they are told about 5 registers. So also when we are invoking the methods later on, we do have specify both registers for any double wide arguments in the register list for the invoke instructions. Like here the application structure of the APK. First the manifest.xml file. तो मैंने जब रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी किसी एक एप्लीकेशन पे, तो ये जो XML फाइल होती है ये मेन फाइल होती है, ये जो मैनिफेस्ट होती है इसके बिना कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है. तो आगे बात करेंगे. मुझे भी ज़्यादा इतना मैंने पेन टेस्टिंग करी नहीं है, बस रिवर्स इंजीनियरिंग किया था किसी ऐप का. सो दिस इज, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो लेयर है वो है एंड्रॉइड manifest.xml. देन उसके अंडर में एसेट्स हो गई, नेटिव बाइनरीज हो गई, रिसोर्सेज, डेल्विक बाइट कोड .text फाइल्स, .arc फाइल्स. ये है कंपाइल्ड रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज कंपाइल्ड हो रही है या हो चुकी है. और यहाँ पे सिग्नेचर मेटा INF दिखा रखा है, ये भी बात करेंगे आगे. तो यहाँ पे ये तो क्लासिफिकेशन में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है. एंड्रॉइड manifest.xml किसके लिए है कि द मैनिफेस्ट फाइल इन बाइनरी XML फॉर्मेट. ये XML मैंने किया तो नाम से ही दिख रहा है. अब XML भी लैंग्वेज है लाइक HTML. इट इज़ एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज. इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल. सो ये जो चीज़ है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो लैंग्वेज में फाइल बन रही है तो ये ह्यूमन रीडेबल भी है और मशीन रीडेबल भी है. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये कम्युनिकेशन का काम भी कर सकती है बीच में. तो classes.txt की बात करें तो ये एप्लीकेशन कोड कंपाइल्ड इन द डेक्स फॉर्मेट. एप्लीकेशन के कोड होते हैं जो कंपाइल होते हैं डेक्स फॉर्मेट में. resources.arc जो कंपाइल्ड रिसोर्सेज है कि फाइल कंटेनिंग प्री कंपाइल्ड एप्लीकेशन रिसोर्सेज जो ऑलरेडी कंपाइल हो चुकी है इन बाइनरी XML. और रेस्ट इन रिसोर्सेज फाइल, रेस्ट डायरेक्टरी पता रखिए ना
कंटेनिंग रिसोर्सेज दैट नॉट कंपाइल्ड, जो भी रिसोर्सेज कंपाइल हो चुकी है उनको रिसोर्सेज डॉट ARSC में रख दिया, जो नहीं कंपाइल हुई है उनको रिसोर्सेज में रख दिया रेस स्लैश में। एंड एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में तो हम समझते ही एप्लीकेशन से एसेट जो है एसेट मैनेजर जिसको रिट्राइव करता है ये कर सकता है। और लाइब्रेरी की बात करें, नेटिव लाइब्रेरीज ये ऑप्शनल भी होती है और ये एसेट भी ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ये कई बार यूज़ होते भी है, कई बार नहीं होते, ऐसा कुछ होता है। ऑप्शनल फोल्डर कंटेनिंग कंपाइल्ड कोड, नेटिव कोड बाइनरीज। मेटा INF की बात करें लाइक सिग्नेचर्स की, तो फोल्डर कंटेनिंग manifest.xml फाइल which store metadata about the content of jar. Now what is jar? Jar is a Java archive or ZAR, Java archive file as a compressed package that bundles and Java classes, metadata and resources into a single file for distribution and execution. So which sometimes will be stored in a folder named original. The signature of the APK is also stored in this folder. So किसी ऐप का सिग्नेचर इसी फाइल में या फोल्डर में होता है. So every APK file include a Android manifest.xml which store metadata about the contents. Yeah, XML file declares the application package name, okay, version, components and other metadata. Full detail of Android manifest specs file can be viewed here. So below is just some common attributes that can identify an Android manifest. अच्छा, Android manifest में कुछ common attributes है जो यहाँ पे attributes दे रखे हैं. पहले है manifest का tag, ये attribute है. कंटेंट एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन मोड कि एप्लीकेशन किस मोड में इंस्टॉल होगी, पैकेज का नाम क्या होगा, क्या वर्जन है, और परमिशंस सब जानते हैं प्रोटेक्शन के लिए. और यूजर्स परमिशंस, रिक्वेस्ट अ परमिशन दैट मस्ट बी ग्रांटेड इन ऑर्डर फॉर इट टू ऑपरेट. लाइक यूजर्स परमिशन में हम कितना यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेशंस हो जाती है. और यूजर्स के फीचर्स क्या है, एप्लीकेशन, एक्टिविटी, इंटेंट, फिल्टर, सर्विसेज, रिसीवर, प्रोवाइडर, तो नाम से सब कुछ समझ में आ जाता होगा. आई थिंक ये एट्रीब्यूट्स है और इनके नोट्स है. व्हेन यू विल टेक दिस यू कैन रीड केयरफुली. सीधा बाईपास नहीं करना, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. चेक दिस. Set नहीं है. Oh, it is taking time. Let's move to the environment setup. Now what it is telling us. So in this room it's time to setting up an environment. Install Java Development Kit. तो ये JDB इंस्टॉल करवा रहा है, JDK Java Development Kit. Java Development Kit is a development environment for building applications, applets, components using Java programming language. Reference दे रखे हैं यहाँ पे, so you can install using these references. Now emulators. An Android emulator is an Android virtual device. Basically, like हम जब PC में काम कर रहे थे virtual device का यूज़ करेंगे, और टेस्टिंग के लिए उसी का यूज़ करते हैं, और रियल एंड्रॉयड का नहीं, क्योंकि रिस्की होता है. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंड्रॉयड डिवाइस कौन सी दी गई है, जेनीमोशन. सो आई थिंक मेरे सिस्टम में होना चाहिए. लेट मी चेक ताली में एक्सिस्ट करता है कि नहीं. है, मैंने इंस्टॉल भी किया था एक बार इसे, तो ये बेटर है. इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस वर्चुअली इन्वॉल्व होते हैं. हम बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हैं, iOS भी होते हैं, एंड्रॉयड भी होते हैं, जो अभी देख लेंगे हम कैसे काम करते हैं.
So you can use Android emulator as a target platform to run and test your Android applications on our PC. ये नेसेसरी भी नहीं होता है कि एमुलेटर इंस्टॉल करना ज़रूरी है. अगर हमारा फ़ोन रूटेड है तो फिर हम डिवाइस पे भी ट्राई कर सकते हैं. माई फेवरेट एमुलेटर फॉर विंडोज़, लिनक्स एंड मैक इज़ जेनीमोशन. ओके, इट इज़ वेरी easy to use. Yeah, I know that. So here is installing the Genymotion and log into account in the applications. Now download our favorite Android version. It is downloading 4.1. So we also try this one. Oh, I think I forgot it. Oh, I think I forgot the credential. Wait, ऐसा करते ना अकाउंट बना देते हैं. ओह, मैंने बना रखा है ऑलरेडी. सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट बिकॉज मैं क्रेडेंशियल्स याद नहीं रखता. ये टेम्परेरी था. you guys can use the temp mail. रियल वन तो यूज़ करना भी मत, मैं भी नहीं कर रहा. रॉन्ग ईमेल एंड पासवर्ड. आई थिंक पासवर्ड मिस्टेक हो सकता है. लेट मी जेनीमोशन. और 1 सेकंड के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ. मैं पासवर्ड देख लेता हूँ. ठीक है. So let me add a window of the Genymotion. Wait a second. This one. I use the temp mail for the registration purposes. You guys also can use your, and my preference is a temp mail. Okay. So it is okay to have this. Now we have to create a virtual device. So that's which one we have to choose. 4 point. Oh, the 4.1 is not available here, by the way. We have to search. Okay, that's 4.1 API 16. It is not showing us, by the way. It is search for Android phone only. It is not.
working. Yes. Not working properly, but so it has. Wait. It has too much phone, but there is not an Android one. Wait, guys. Give me a time to choose the device. आई थिंक एंड्रॉइड यहाँ पे है नहीं शायद, इस वजह से। सो क्लाउड पे देखते हैं कुछ मिलता है तो। आई थिंक मैंने इंस्टॉल किया था एक डिवाइस, बट लेट मी चेक। 100 का यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। कस्टम फोन करता है एंड्रॉयड वर्जन 5 और सिर्फ 5 वर्जन ही यूज़ कर सकते हैं। either we don't have other option to choose। Android 5 5.1 यूज़ कर सकते हैं। don't have option for the 4 or 4.1 like another। okay, what we do? wait, कोई बात नहीं, हम 5 यूज़ कर लेंगे। लॉलीपॉप नाम लिख रखा है। क्या साइजेस है देख लेते हैं। सो इन्होंने बनाया है 7.6 का एनिमोशन। साइजेस यहाँ पे दे नहीं रखे तो हम कुछ भी रख देते हैं अपने हिसाब से। बट 4.1 पे कुछ चीज़ें काम नहीं करी तो क्या 4. क्या 5 पॉइंट पे, क्योंकि वो तो बेटर वर्जन होगा ना 4.1 से। तो क्या करें बताओ। दोस्तों क्या हम भी साइड है। बताओ 5 पे टेक्सटिंग करेगी नहीं करे। चलो करते हैं एक बार। मेमोरी साइज 2 GB, VMH एक साइज 251, 4 प्रोसेसर्स लगेंगे, 4 प्रोसेसर्स 2 काफ़ी हैं। प्रेफर्ड साइज कस्टम show under navigation bar, use vital keyboard for text input।
वर्चुअल कीबोर्ड नहीं, वर्चुअल छोड़ो, हाइपर ऑप्शन, हाइपरवाइजर तो फिर क्या ही करना है। $251 MB लेगा। जस्ट ये इंस्टॉल होता है तब तक हम थोड़ा वो देख लेते हैं, आप लोग भी जब तक इंस्टॉल कर लो और साथ साथ चल रहा है, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्रिएट ए नोट्स फॉर विंडोज़ एंड मैक यूज़र। अदर ऑप्शन इज नोक्स एमुलेटर, एनेबल ऐप डेवलपर ऑप्शन इन योर एमुलेटर और रूटेड फ़ोन। ये जो भी फ़ोन उसमें डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर देना है। So we can unlock the developer option by tapping on that। अबाउट फ़ोन में जाके जो वर्जन नंबर है दिया हुआ है सिस्टम फ़ोन के अंदर, यहाँ पे बिल्ड नंबर का बोल रखा है, उस पर टैप करना है 5 से 7 बार, तो डेवलपर मोड ऑप्शन हो जाता है। तो ये फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वॉइस की, तो ताकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके तो दिखा देता हूँ, हो जाएगा जैसे यहाँ पे मेथड बता रखा है, कर लेना। तो ये USB डिबगिंग ऑन बोल रहे हैं, जो फ़ोन रूटेड है उनके लिए, और जिनका रूटेड नहीं है वो इसमें काम चल जाएगा। ओके, डिवाइस क्रिएट हो रही है। वो क्या आया था, डिवाइस इंस्टॉल, ओके, न्यू वर्जन, बोल दिया जैनिंग मोशन। अच्छा नहीं, अभी नीड नहीं है, हम डिवाइस चला के चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस वन इज़ एंड्रॉयड। ओके, एक सेकेंड, आप लोग को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं नया विंडो बना देता हूँ एंड्रॉयड के लिए। मैं OBS का यूज़ कर रहा हूँ भाई, द वे हम रिकॉर्डिंग के लिए OBS स्टूडियो। तो ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैं सिर्फ विंडोज़ से कैप्चर कर रहा हूँ, पूरा डेस्कटॉप का रिकॉर्ड नहीं कर रहा। हाँ, अब साइड फ़ोन दिख रहा होगा आपको लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। सेट करने के लिए क्या यहीं रखते हैं अपन इसे। तो यहाँ पे हाइपरवाइजर के ऑप्शन है, मतलब वर्चुअल मशीन के कुछ ऑप्शन हैं, और यहाँ पे फ़ोन का नेविगेशन है, ये वाली चीज़, ठीक है। फिर करंट स्क्रीन अपीयर्स हियर। ओके, आइकन्स हैं, यहाँ पे ब्राउज़र है, गैलरी है। ओके, तो ये देख लेते हैं कैसे हम वर्क है। हम क्या करेंगे, ये जो वर्चुअल है इसमें ब्राउज़र का यूज़ करेंगे और पेलोड्स डाउनलोड करके काम करेंगे। एपीके है तो यहीं पे सीधा टेस्ट करेंगे, समझ रहे हो। सो बढ़ते हैं आगे। अब मेथडोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। सो माय मेथडोलॉजी फॉर पेन टेस्ट एंड्रॉयड एप्स, मैंने इमेज दी हुई है बट इट इज़ इन लास्ट इमेज, सो ये शो नहीं हो रही। अब मेथडोलॉजी कैसे पता करें, बताओ। ये हिट रहा है एक वाले, एक काम करते हैं, इसको रिलोड करते क्या पता आ जाए।
कोई ऑप्शन हो तो बताना। वैसे आप तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कैसे बताओगे? लाइव तो है नहीं। सो हम रेफरेंसेस देख लेते हैं ना कहीं और पे। सेपरेट HTTP का चेक करते हैं। ये बता रहा है स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। सो ये पूरा ब्लॉग बना रखा है HTTP पे 101। So what is Android pen testing? Why is Android pen testing important? Android पैकेज फाइल स्ट्रक्चर हमने बात करी उसकी। नेटिव लाइब्रेरी होती है, सिग्नेचर्स, एसेट्स, मैनिफेस्ट, XML, लेक्स फाइल्स हो गई, RC फाइल्स। यहाँ पे वही दिखा रखा है। Start with the OWASP mobile top 10 to find vulnerabilities। तो सीधा vulnerability methodology शो नहीं कर रखे। So start with the OWASP mobile top 10 to find vulnerabilities। The OWASP is stand for the Open Web Application Security Project। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। वो तो हम जानते हैं। इम्प्रॉपर। अच्छा, ये वल्नरेबिलिटीज के टाइप देखे टॉप 10, बट हमें तो मेथडोलॉजी देखनी थी। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले वल्नरेबिलिटी सर्च कर रहे हैं OWASP टॉप 10 लाइक दिस। यहाँ पे जेनिमोशन या कैरोली अपनी और प्लेटफॉर्म दे रखा है। Android स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। आई ट्राइड Android स्टूडियो बट बहुत लार्ज साइज़ है उसका, तो अपने काले लिनक्स में चलने में दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे वो फिर से अनइंस्टॉल करना पड़ा। यहाँ पे टेक्निक्स दे रखी है। 5 इफेक्टिव एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग टेक्निक्स। सबसे पहले लोकल डाटा स्टोरेज इन्यूमरेशन करना है। Like in order to enumerate the file structure of the installed application, so we need to have access to real or emulated device। ADB यानी कि Android Debug Bridge। ADB क्या होता है? जो बाइनरीज होती है उनको डिबग करता है, तो ये डिबग ब्रिज होता है ADB। तो ये कमांड लाइन टूल है that let you communicate directly with the device। Using ADB we can install the debug applications while the Unix shell it provide can be used to run commands on the device। ये शेल भी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहला है कि लोकल डाटा स्टोरेज इन्फॉर्मेशन करना है। डिवाइस के डाटा कहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइप टू
अच्छा ये डेवलपर ऑप्शन ऑन करने का बोल रहे हैं। ठीक है इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज हमने बात करी, उसके अंदर भी और भी डायरेक्टरीज है। डेटा के अंदर डेटा यूज़र, ज़ीरो, ऐप, बाइनरी, लोकल, टेम्प, सिस्टम, ऐप, मिस, इनमरेटिंग कैसे करता है, डेटा इनमरेटिंग मीन्स हमें डेटा फेच करना होता है, कहाँ पर क्या है एग्जिस्ट करता है, बस ये चेक करना होता है कि डेटाबेस में कहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, कहाँ पे कौन सी फाइल है, कैसे काम करता है। बस इनमरेशन का मतलब तो जानते ही हो सब। दूसरा करना एक्सट्रैक्टिंग एपीके फाइल्स। हाँ, जो एप्लीकेशंस की सारी फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे पहले तो हमने इनमरेशन कर लिया कहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, उसके बाद में सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ट्विटर का एग्जांपल लिया है, अच्छी बात है। हम भी ट्राई करेंगे किसी ऐप पे, बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा मैं किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करके जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक दिस, हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो उसका एपीके फाइल तो कहीं न कहीं तो पड़ा ही होगा, base.apk करके, तो उसका ये पाथ दे रखा है इन्होंने, वहाँ से एपीके फाइल एक्सट्रैक्ट करने का। और ये सेल के थ्रू कैसे करते हैं। उसके बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग यूजिंग ZX, उन्होंने ZX का यूज़ किया है। हम चाहे तो यहाँ पे GIDS गिदरा करके कुछ टूल आता है, लेकिन गिदरा आता है या ये वाला गिदरा, इसका भी यूज़ कर सकता है, ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है। उन्होंने ZX का यूज़ किया। ZX GUI अच्छी बात है। उसके बाद में डीकम्पाइलिंग एंड रिकम्पाइलिंग द एपीके फाइल। जो एपीके फाइल है उसको डीकम्पाइल करना है। एपीके टूल बता रखा है क्या, अनदर यूजफुल टूल ये भी है, ये वाला। ये इसका GUI नहीं होता, ये कमांड लाइन बेस्ड होता है, बेटर ऑप्शन है। and what we have to do again, and intercepting network traffic. ठीक है, अलग हमें रिक्वेस्ट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको इंटरसेप्ट करना है। ओके, सो यही था। सबसे पहले क्या करना है, लोकल जो डाटा स्टोरेज है उसका इन्यूमरेशन करना है, देन एपीके फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है टूल्स का यूज़ करके, उसके बाद डीकम्पाइलिंग करनी है और उसके बाद रिकम्पाइलिंग करनी है, देन नेटवर्क ट्रैफिक इंटरसेप्ट करना है और उसके बाद एनालिसिस करना है। फोरेंसिक टूल भी यहाँ पे बहुत काम आता है डाटा को रिस्टोर, एक्सट्रैक्ट, रिफाइन करने के लिए। सो चलो मूव करते हैं। यहाँ तो कुछ दिखा नहीं रहा है, तो इससे पूछते हैं, टेल मी अबाउट मैथडोलॉजी फॉर पेन टेस्ट एंड्रॉयड एप्स। तो उन्होंने क्या बता रखा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो हम इससे पूछ लेते हैं। हमने तो देख लिया वहाँ पे क्या क्या करता है। सो इफेक्टिवली पेन टेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस फॉलो स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजी। तो सबसे पहले था रिकॉग्निजेंस, हम सब जानते हैं, वहाँ पे इनमरेशन किया था, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऐप, सच वर्जन क्या है, परमिशंस क्या क्या है, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है, यहाँ पे एपीके टूल का यूज़ कर सकता है। दूसरा है स्टैटिक एनालिसिस, एप्लीकेशन कोड को बिना एग्जीक्यूट किए एनालाइज करना। अब इसमें ही वो आता है ZX या फिर किधर जो टूल वाला, टूल्स का यूज़ करके जो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है वो स्टैटिक एनालिसिस में आता है। लाइक हम बाइनरीज को एनालाइज करते हैं इसमें स्टैटिक में बिना एग्जीक्यूट किए, तो इसमें क्या क्या सीक्रेट्स है, ये
क्या क्या इम्प्रॉपर परमिशंस है, इनसिक्योर कोडिंग्स है ये, तो ये ZX का यूज़ करके भी कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और थर्ड पे आता है डायनेमिक एनालिसिस, ऐप को रन करके। ऐप को रन करने का मतलब है हम नेटवर्क के जो भी ट्रैफिक है उसको इंटरसेप्ट करेंगे, रन करना है। लाइक यहाँ पे फ्रीडा का यूज़ है, फ्रीडा इज़ अ टूल, बबशूट का यूज़ है, कैप्चर करना है। उसके बाद में क्या हो गया, वल्नरेबिलिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में एक्सप्लोइट करना है, उसके बाद रिपोर्ट करना है। ये तो ठीक है, समझ रहा है। तो ये मेथोडोलॉजी है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई गई, इसका भी रीज़न हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न। सो ये मेथोडोलॉजी जो इन्होंने बताई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं इसे कॉपी करके एक फ़ाइल बनाते हैं नई। सो आप लोगों को नहीं दिखेगी वो फाइल, बट मैं शेयर कर दूँगा, अगर किसी को चाहिए तो बोल देना मुझे, ठीक है। लेट्स मूव टू द इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट। अब जो हम करने जाएंगे वो एकदम काम की चीज़ें। ये तो बेसिक था कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या होती है, तो हमने क्या क्या देखा है, अब आगे क्या करना है, उसके बाद में क्यों, कैसे, ये भी मैटर करता है। सो द इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो इन्होंने सबसे पहले उठाया है हैकर ट्रैकर करके डिफ कौन का कोई एप्लीकेशन है, हैकर ट्रैकर गूगल प्ले स्टोर से। सो बेसिकली मेरे सिस्टम में तो गूगल प्ले स्टोर है नहीं, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इज़ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। सो एज इन्फॉर्मेशन गाइड, नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स, सब जानते हैं ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है आँख मूंद के ट्राई करो, यानी कि हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस हम कर रहे हैं। अगर हमें कुछ हाथ लगता है तो अच्छी बात होती है, तो ये ब्लैक बॉक्स होता है। और दूसरा होता है एक वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स में क्या है कि सामने क्या चीज़ है, सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वर्किंग है, वो सब पता होता है, देन हम अटैक करते हैं। ब्लैक बॉक्स में हमें कुछ नहीं पता, सामने क्या चल रहा है, एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस अटैक किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लगते हैं डिफ कौन का ऐप, ठीक है। इन्होंने शायद वही लिया है, वाइट बॉक्स यहाँ पे बता रखा, ठीक है। रियल सिनेरियो क्लाइंट मोबाइल ऐप पासवर्ड्स now use online services for download the epic file we don't know, we are analyzing the real life. So what is the package name of the Black Hat Europe? ब्लैक हैट यूरोप का क्या पैकेज नेम है? इसके बाद कह रहे क्या, बस्कर, कॉम्सोटेक, हैकर ट्रैकर।